नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए हम आपको क्विक रिवीजन के तौर पर मई 2022 एग्जाम के लिए जो है वो गणित विषय की क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम क्लास नंबर जो है वो 2 देखेंगे। इससे पहले क्लास नंबर 1 देखी थी। यदि नहीं देखा उस वीडियो साइड में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। तो अगर बात करें सिलेबस की तो ये सारा हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। सेकंड वाला यहाँ पर टॉपिक हम देख रहे हैं, पहला हम ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं। और ये सारी चीजें आपके कोर्स में है, करा हम ऑलरेडी चुके हैं। ये सारी चीजें यदि आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो इन सभी टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं और सभी सब्जेक्ट के बने हुए हैं, चाहे वो मैराथन क्लास हो, चाहे वो बहुविकल्पीय हो या वन लाइनर हो। सारी चीजें हम ऑलरेडी करा चुके हैं, पर एक रिवीजन के तौर पर हम आपको फिर से जो है चीजें करा रहे हैं। इसके अलावा एग्जाम की बात करें तो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के 4/5/2022 से 6/5/2022 तक जो है वो प्रस्तावित है। इसी के लिए हम आपको जो है वो प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में सबसे एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। और कोई भी अगर आपको प्लेलिस्ट जो है वो ढूंढने में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, विमल सिंह 17Z जो है आईडी सर्च करके। फेसबुक पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी मैसेज कर सकते हैं। तो मैं सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको जो है वो प्रोवाइड करा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ग आप जानते हैं क्या होता है कि किसी भी संख्या की घात यदि 2 लगी होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। घन क्या होता है, किसी भी संख्या की यदि घात 3 लगी होती है तो उसे हम घन कहते हैं। जैसे कि आपका 2 का स्क्वायर, यहाँ पर घात कितनी लगी, 2 लगी है, तो इसका मान 4 के बराबर होगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका वर्ग है। सेम चीज घन की बात करें तो 2 का क्यूब, ये घात 3 लगी है यानी कि ये घन है, तो 2 का घात 3 आप करेंगे तो 8 होगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, इसका जस्ट आप अपोजिट समझ लीजिए, यानी कि आपको 4 का वर्गमूल निकालना है तो आपका क्या आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार 8 का आपको घनमूल निकालना है, यहाँ पर क्या है, घनमूल। घनमूल पे क्या होता है, 3 बार आपका मल्टीप्लाइड होना चाहिए। वर्गमूल में 2, जैसे कि वर्ग से वर्गमूल बना है, घन से घनमूल बना है, तो √8 जो है इसका घनमूल क्या हो जाएगा, तो केवल और केवल 2 होगा आपका। इसी प्रकार √4 का आपका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो केवल और केवल 2 होगा। तो ये तो बेसिक चीजें वैसे आप सभी को पता है, पर मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ तो सारी चीजें यहाँ पर बताना जरूरी है। अब देखिए प्रश्न तो आपके इस प्रकार से नहीं आएंगे। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसको समझिए। कोई भी आपको संख्या दे रखी होगी, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि आप 4900 ले लीजिए, 4900। आपसे क्या पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट कि इसका वर्गमूल बताइए। तो यहाँ पर हमने देखे लिखा रखा है वर्गमूल, तो इसका आपको वर्गमूल बताना होता है। अब प्रश्न में शर्त भी दी जा सकती है कि वर्गमूल आपको गुणनखंड विधि से बताना है या भाग विधि से बताना है। गुणनखंड विधि या भाग विधि यदि नहीं भी दिया है तो आप डायरेक्ट किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, पर स्पेशली यदि आपके प्रश्न में लिखा गया है कि आपको गुणनखंड विधि से ही निकालना है तो आपको वही तरीका अपनाना है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर लेके स्टार्टिंग से जो वर्गमूल है उसको समझते हैं। जैसे आपका संख्या कोई ले लेते हैं 11664, ये आपकी संख्या एक है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है और किससे निकालना है, तो गुणनखंड विधि से निकालना है। तो गुणनखंड विधि किस प्रकार से निकालते हैं, जिस प्रकार आप लासा निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, सेम लगभग उसी तरीके से है। 2 से आप इसे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 5 जा 10 होता है, एक उधर जाएगा, 2 8 जा 16 होता है, फिर आपका यहाँ पर 2 3 जा 6 होता है, यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा। और इसे आप आगे सॉल्व करेंगे। फिर से 2 आपको क्या करना होता है, सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटना होता है जब तक वो उस संख्या से कट रहा हो। यहाँ पर 2 बार में जाएगा, फिर 9 जा 18 होगा, फिर यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 6 होगा। फिर आगे देखेंगे इसी प्रकार 2 से और कट रहा है अभी संख्या, तो 2 एकन्नम 2, 2 चौकू 8, एक इधर गया तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। और इसी प्रकार आगे काटेंगे 2 से, तो ये अब देखिए कट रहा है अभी भी, तो 7 बार में जाएगा, यहाँ पर 2 बार में जाएगा, एक इधर जाएगा, 2 9 18, ये आ जाएगा। अब 2 से आपका 729 नहीं कटता है। अब आप 2 से बड़ी संख्या देखेंगे, ऐसा नहीं 729 को किसी बड़ी संख्या से काटने लेंगे, 2 से बड़ी संख्या 3 होती है, इसे आप 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 243 हो जाएगा। फिर आप 243 यानी 243 को देखेंगे तो 3 से अभी और ये कटेगा, तो यहाँ पर 81 आएगा। इसी प्रकार और आप इसे आगे देखेंगे तो ये आपका 3 एक बार और कटेगा, 3 आपका 27 यहाँ पर आएगा। अब क्या करते हैं, ये जो 27 है इसको इधर लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे।
यहाँ से इस साइड में। तो अब ये 27 यहाँ तक आ गया। अब 27 किससे कटेगा, तो आप 3 से काटेंगे, 3 9 जा 27 होता है, और आगे काटेंगे 3 3 जा 9 होता है, लास्ट में आप काटेंगे तो 3 1 जा 3 होता है। तो यहाँ तक आपका जो है वो हो जाएगा। अब आपको जितने भी यहाँ पर नंबर बाहर दे रखे हैं इसको लिखना होगा। किस प्रकार से लिखना होगा, कुछ इस प्रकार से लिखना होगा कि जो भी संख्या आपको दे रखी है उसको आपको उतारना होगा और इसके बराबर में करके जितने भी मल्टीप्लाइड आए हैं, तो 2 आपका गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 आपका 4 बार आया, देख लीजिए 1 2 3 4। 3 को देखिए तो आपका ये 3 जो है वो 6 बार आया है, 3 साइड इधर बार आया है, 3 इधर बार आया है, तो यानी कि 3 को आप 6 बार और लिख लीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और एक और 3, तो ये आपका 6 बार 3 हो गया। तो ये आपका एक हिसाब से कह सकते हैं गुणनखंड हो गया, आपने इसका गुणनखंड कर लिया है। तो यही आपसे पूछा क्या गया है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल। अब आपको यहाँ पर चीज समझनी, करना क्या है, आपको क्या करना है, जो भी संख्या कॉमन है उसका पेयर बना लेना है। जैसे कि यहाँ पर 2 आपका 2 बार आया है तो उसके पीछे ऊपर इस प्रकार से आप लाइन खींच सकते हैं, नीचे भी खींच सकते हैं, दोनों बराबर है। इसी प्रकार यहाँ पर आप एक पेयर बना लेंगे, एक 3 3 का यहाँ पर, 3 3 का यहाँ पर, 3 3 का यहाँ पर। अब जो भी संख्या का आपने पेयर बनाया उसको केवल और केवल आपको एक बार उतारना है। 2 का आपने पेयर बनाया तो 1 2 हो गया, एक और बनाया तो 1 2 ये हो गया, फिर अगला वाला 3, इसी प्रकार एक और 3 और लास्ट में एक और 3। तो इस प्रकार से आपने बनाया, इनको आपस में आप गुणा कर लीजिए तो 2 2 जा 4 4 3 12, इसको गुणा करने पर आपका 108 आएगा। तो 108 जो है वो यही आपका प्लस माइनस आप यहाँ पर चिन्ह लगा दीजिएगा, 108 जो है ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो 108 है इसका स्क्वायर यदि आप करेंगे तो वो 11,664 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से गुणनखंड विधि से वर्गमूल जो है वो निकाला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न में जो संख्या यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल दे रखी है, जरूरी नहीं आपको हर जगह इसी प्रकार की संख्या देखने को मिले। एक संख्या हम और ले लेते हैं जैसे कि 2500। अब 2500 का आपको वर्गमूल पूछा गया है और आप ये चाहते हैं कि बिना इस पूरे प्रोसीजर के ही जो है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर आप दो दो संख्याएं देख लीजिए, 2 जीरो आ रहे हैं तो इसका आप 1 जीरो मान लीजिए, और 25 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का होता है, तो ये 50 आपका जो है वो वर्गमूल हो जाएगा इस 2500 का। तो ये इस प्रकार से भी किया जाता है, पर डीएलएड के लेवल पर आप इस प्रकार के प्रोसीजर को नहीं अपनाएंगे। ये तो मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि इस प्रकार के आगे आप यूपी टेट देंगे, सुपर टेट देंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो आपसे से सरल भी पूछा गया हो, 2500 हो, 3600 हो, तो आपको गुणनखंड विधि से यदि लिखा है तो वही पूरा प्रोसीजर जो है वो अपनाना होगा। तो इस प्रकार से लास्ट में ये जरूर लिख दीजिएगा कि वो आपका, जैसे मैंने अभी जो संख्या बोली थी 11164, ये आपका बराबर होगा प्लस माइनस 108 के। तो ये आप लिख दीजिएगा, इससे आपका जो उत्तर है प्रश्न के अकॉर्डिंग सही माना जाएगा। अब देखते हैं हम, जब आपकी संख्याएं बटे के फॉर्म में दे रखी हो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न की संख्या कोई भी ले लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि 529 हो गया और 196 196 हो गया। इसका आपको प्रश्न में पूछा जाएगा, आपको गुणनखंड विधि से जो है आपको निकालना होगा इसका वर्गमूल। ये आपसे डायरेक्ट जो है वो पूछा जा सकता है। अब देखिए जानते आप भी हैं कि 529 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर होता है। तो 23 और 196 किसका स्क्वायर होता है, तो 14 का स्क्वायर है। लगभग यदि आपको 30 तक स्क्वायर याद है तो जरूरी है आपके प्रश्न नहीं गलत होंगे, क्योंकि आप देख के ही उत्तर बता देंगे। अब डीएलएड के लेवल पर यदि आपसे प्रश्न पूछा गया तो आप प्रोसीजर तो वही पूरा अपनाएंगे। क्या चीज, जो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आप 529 जो है इसका गुणनखंड करेंगे और देखेंगे किस संख्या से जो है वो कट रहा है। तो ये आपकी 23 से ही केवल कटेगी, 23 बार में जो है आपका जाएगा 529 में, और बाद में आप 23 एकन्नम 23 जो है वो कर देंगे तो ये हो जाएगा। 196 को यदि आप देखेंगे तो 196 किससे कटेगा, सबसे पहले तो 2 से कट जाएगा आपका, 2 8 जा 16 होता है, एक इधर जाएगा तो नहीं, 2 9 जा 18 होता है और एक इधर जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 से ही आपका फिर से कट जाएगा, 49 आएगा, 98 का आधा होता है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब 7 से कटेगा,
7 7 जा 49 होता है, एक बार और 7 से कटेगा तो ये पूरी तरीके से कट गया। अब मैंने क्या आपको बताया कि जो भी आपकी संख्या 2 बार आई होती है उसका आपको पेयर बनाना होता है। 23 2 बार आया है तो आप केवल और केवल एक बार 23 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 2 बार 2 आया है जिसको केवल और केवल आप एक बार मानेंगे, मल्टीप्लाइड का चिन्ह लगाएंगे, और 7 जो है 2 बार आया है तो इसको भी एक बार मानेंगे, तो 7 दूनी 14 आपका आएगा। अब प्रश्न में देखिए 529 ऊपर लिखा था, तो यानी कि जो 23 है वो आपको ऊपर लिखना है बटे के, और जो 196 का आपने निकाला है 14, इसको बटे के नीचे लिखना है। बस इस चीज का यहाँ पर ध्यान दीजिए जो कि प्रश्न में थोड़ा सा अलग है। बाकी आपने तो सीख लिया इससे पहले वाले प्रश्न से, पर ये जो बटे के फॉर्म में मेन है इसको ध्यान रखिएगा कि जैसे बटे के फॉर्म में पूछा गया है सेम वैसे ही आपको जो है वो अलग अलग गुणनखंड विधि से निकाल के रख देना है। एक प्रश्न इसमें इसी प्रकार से भी आ जाता है सही बटे के फॉर्म में, जैसे कि 75 सही 46 बटे 49, तो आपको इसको इससे गुणा करना होता है, जितना है उसमें 46 जोड़ देना है और उसको सही बटे के फॉर्म में रखकर सेम पहले वाला प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना होता है। ये चीज जिसको नहीं मालूम है मैं यहाँ पर छोटी संख्या लेके बता देता हूँ। 2 सही 2 बटे 5 लिखा है, तो इसको सही फ्रैक्शन में करने के लिए 5 को इस वाली तिरछा में जो संख्या लिखी है उससे गुणा करना होता है, तो 5 2 जा होता है 10, और जो ऊपर संख्या लिखी होती है उसमें जोड़ देना होता है, यानी कि +2 और बटे में 5, यानी कि 12 बटे 5 इसका इस प्रकार से फ्रैक्शन आएगा। अब 12 का आप अलग निकाल लेंगे गुणनखंड विधि से, 5 का अलग निकाल लेंगे, लिख देंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये तो आपने अब सीख लिया क्या कि जब आपसे वर्गमूल पूछा गया होगा गुणनखंड विधि से। अब बात करते हैं जो हमने अभी वर्गमूल देखा था गुणनखंड विधि से, उसी को भाग विधि से कोई संख्या ले लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 1369 ये जो है आपकी संख्या है, इसका आपको निकालना क्या है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है और भाग विधि से निकालना है। एक प्रश्न आपके मन में ये भी आ सकता है कि भाग विधि से आप वर्गमूल निकाल रहे हैं या गुणनखंड विधि से, क्या अलग अलग आएगा? नहीं, अलग अलग नहीं आएगा, केवल और केवल तरीका होता है। प्रश्न में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया था भाग विधि से ही निकालें, इसलिए आने आपको दोनों चाहिए, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक से काम चल जाएगा। इस प्रकार से आपको लाइन खींचनी है और यहाँ पर ऊपर भी लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पर जो दो भी, ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, जो आपकी 4 अंकों की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है इसमें आपको क्या करना होता है, 2 2 का पेयर बनाना होता है। तो 6 9 पर सबसे पहले आप लाइन खींचेंगे, फिर 1 3 पर खींचेंगे। आपके मन में ये प्रश्न आए कि यदि इसके आगे संख्या केवल 1 अंकों की यानी कि टोटल 5 अंकों की संख्या होती, तो यदि आखिरी में एक संख्या बचती तो उस पर 1 का ही हम पेयर बनाते हैं। वैसे आपका 2 2 का बनता है, परंतु यदि लास्ट में 1 बच रही तो हम 1 का भी बना सकते हैं। बस प्रोसीजर को जो है वो ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसी कोई संख्या रखनी है कि जो इधर से, जैसे 13 लिखा हुआ है, इससे संख्या यानी कि उसी संख्या से गुणा करने पर वो संख्या 13 से कम रहे। मैं यहाँ पर रख के बताता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर 2 रखिए तो ऊपर भी आपको 2 ही रखनी है, तो 2 2 जा कितना होगा, 4 होगा। 13 से कम आपको रखनी है और उसके साथ साथ सबसे नजदीक भी हो, यानी उससे बड़ी संख्या कोई ऐसी ना हो जो 13 से कम हो। तो आप यहाँ पर 3 रख के देख सकते हैं जो कि 13 के सबसे नजदीक होगी, तो 3 रख के देखेंगे तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, आपका 9 जो है वो आएगा। तो अब 4 रख के देखेंगे तो 4 जब 16 होता है, उससे ज्यादा हो रहा है, तो यानी कि 3 संख्या आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस 13 में से इस 9 को घटाने के लिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 13 में से 9 घटाएंगे तो आपका 4 जो है वो बचेगा। अब यहाँ पर जो गैप खाली है, यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर सेम वही संख्या उतार लेनी जो ऊपर आपने मल्टीप्लाइड किया है, या यहाँ पर सेम उतारी तो 3 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 3 3 है इसको आपको आपस में ऐड करना है। इधर साइड में आप घटा रहे थे और इस साइड में आपको ऐड करना है, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 6 आएगा। अब आपको क्या करना है, 6 के साथ आपको एक ऐसी संख्या रखनी है, जैसे कि आप यहाँ पर 1 मान लीजिए, और उसी 1 को यहाँ पर भी आप रखना है, यानी कि जो संख्या आप यहाँ पर रखेंगे सेम संख्या आप ऊपर भी रखेंगे, तो 61 को 1 से गुणा करने पर 61 आएगा। तो ऐसी संख्या आपको माननी है जो कि यहाँ पर वाली संख्या से जो है वो ज्यादा ना हो, कम रहे। अब यहाँ पर तो केवल 4 है, आप यहाँ पर 0 भी रख के देखेंगे तब भी आपका ज्यादा होगा, तो इसके लिए आप जो उसने इधर साइड से आपने पेयर बनाया था उसको भी उतार लेंगे, यानी कि 69 आप और उतार लेंगे।
अब आपको यहाँ पर 6 के साथ ऐसी संख्या रखनी है जो कि आपकी 469 से ज़्यादा ना हो, उससे एकदम नज़दीक हो। तो आप ये देखिए कि सिर्फ 6 के साथ आप 5 तक रख के देख लीजिएगा और गुणा करके फिर 7 या 6 इस टाइप से अलग अलग रख कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा अंदाजा आपको लगाना है तो 6 का आप मल्टीप्लाइड कीजिए 60 मानकर, यानी कि 60 मानकर मल्टीप्लाइड जो है वो कीजिए किसके साथ, 6 7 जा आपका 42 होता है, 420 लगभग आएगा। या और इसमें आप 5 5 के हिसाब से और साथ में जोड़ते जाएंगे तो सबसे नज़दीक आपका 7 से ही आएगा। तो उस प्रकार से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो 67 से यदि आप यहाँ पर जो संख्या रखते हैं सेम वही संख्या ऊपर भी रखते हैं, तो 67 को 7 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो जो आपका आएगा वो आप यहाँ पर लिखते हैं, तो पूरा पूरा 469 ही आपका आएगा। यहाँ पर इस प्रकार से लाइन खींचेंगे तो पूरा पूरा आपका ये कट जाएगा। तो ऊपर जो संख्या आती है, ऊपर कितनी आई 37, यही आपका आंसर जो है वो होता है, यानी कि 1369 जो है इसके यदि वर्गमूल की बात करें तो ये बराबर होगा 37 के। ये आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर प्लस माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिखेंगे तो भी आपका सही माना जाएगा। मेन ये चीज आपको बनाकर लिखना होगा कि इसलिए 1369 जो है इसका जो वैल्यू होगी वो 37 के बराबर होगी जब उसका वर्गमूल पूछा जाएगा। और यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि 37 को 2 बार गुणा करेंगे, 37 इंटू 37, तो आपका 1369 जो है इसके ही बराबर जो है आपका होगा। तो ये तो हमने देखा 2 अंकों की, यानी कि यहाँ पर 2 2 पेयर बन रहे थे, टोटल 4 अंकों की संख्याओं को लेकर। अधिकतर आपके प्रश्न में पूछा जाता है 5 अंकों को लेकर, तो क्या करते हैं एक 5 अंकों वाला भी प्रश्न जो है वो करके देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका एक संख्या ले लेते हैं हम 15625, 15625 ये आपकी जो है वो संख्या है। इसका आपको क्या निकालना है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि 15625 और इस प्रकार से उसमें वर्गमूल का चिन्ह लगा होगा बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा होगा। जरूरी नहीं कि लिखा हो आपको प्रश्न में कि वर्गमूल आपको भाग विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि से, डायरेक्ट इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अब आपको जो सुटेबल लगता हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर भाग विधि से ये और बता देता हूँ ताकि आपको एकदम जो है वो क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार से आप लाइन ऊपर खींच लीजिए और यहाँ पर खींच लीजिए थोड़ा सा डिस्टेंस पे, ताकि आप यहाँ पर नंबर लिख सकें। अब आपको पेयर बनाना है तो पेयर के लिए थोड़ा सा लाइन या थोड़ा सा ऊपर ही से खींचते हैं ताकि आपको पेयर पेयर वाली लाइन दिखाई दे। सबसे पहले 2 2 का बनाते तो 25 पे आपका एक पेयर बनेगा, फिर 56 पर एक पेयर बनेगा। अब मैंने क्या बताया था, लास्ट में जो आपकी एक संख्या बच रही है तो जरूरी नहीं आपको 2 ही का पेयर बनाना है, आखिरी में एक बच रही है तो एक का पेयर आप बना देंगे। पर जब प्रश्न करेंगे तब आप उस पेयर के अकॉर्डिंग ही जो है वो लेकर चलेंगे, यानी कि यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वो एक ही लेंगे, क्योंकि आपको वो संख्या लेनी होती जो उस पेयर से बड़ी ना हो। मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में दिखाया था, तो यहाँ पर एक को लेकर चलेंगे तो एक को एक से आप गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, एक ही आएगा। फिर साइड में आपको वही वैल्यू उतार लेनी है, यहाँ पर एक, इसको जोड़ देंगे आप। अब एक में एक जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2, ये वाला एक से एक घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर आप ये 56 नेक्स्ट वाला जो पेयर है इसको उतार लेंगे। अब आपको 2 के साथ ऐसी संख्या रखनी है जो कि इस 56 से बड़ी ना हो, तो 2 के साथ आप 2 ही रखेंगे। 22 को जो संख्या यहाँ पर रखते हैं वही ऊपर रखते हैं, तो 2 ही से गुणा करेंगे, यानी कि 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 22 दूना 44 होता है। तो इसके नीचे आपका मान क्या आएगा, 44 आएगा। फिर एक और लाइन जो है इस प्रकार से खींच लेते हैं। अब इस 22 के नीचे यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी जिससे हमने गुणा किया, यानी कि 2 यहाँ पर आ जाएगा, इसको भी यहाँ पर जोड़ देंगे। 22 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 24 जो है वो आएगा, तो यहाँ पर हम 24 लिख देते हैं। अब इस 56 में से इस 44 को घटाएंगे तो 6 में 4 गया तो आपका 2 बचेगा और 5 में 4 गया तो 1 बचेगा। ऊपर वाला जो 25 एक और हमने ये वाला पेयर बना रखा है इसको भी हम साथ में उतार लेंगे, तो ये आपका 25 हमने यहाँ उतार लिया। अब आपको क्या करना है, फिर से लाइन खींचनी है और सेम प्रोसीजर आगे भी फॉलो करना है। इस 24 के नीचे हम कौन सी संख्या उतारेंगे वो तो बात की बात है, क्यों, पहले हमें तो यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी जो इस 1225 जो है इससे संख्या बड़ी ना हो।
तो 1225 से बड़ी ना हो ऐसी संख्या यहाँ पर हम कौन सी लिख सकते हैं, तो 5 के आसपास आप लेंगे संख्या। 205 आपका लगभग 1000 होता है, तो 45 के साथ साथ लेके चलेंगे तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 245 को 5 से गुणा करेंगे यानी कि ऊपर 5 रखेंगे, तो ये आपका पूरा पूरा यहाँ पर 1225 जो है वो आ जाएगा। पूरा पूरा आपका 1225 आ गया। तो जहां पर आपकी पूरी पूरी वैल्यू कट गई और ऊपर कोई पेयर और नहीं बचा, बस वहीं तक आपका प्रश्न जो है वो होगा। यहाँ पर आप चाहें तो 5 लिख सकते हैं, 250 जोड़ने पर आएगा, पर आंसर जो है आपका ऊपर वाली संख्या होगी जो कि आपका 125 जो है वो आया है। यानी इसका जो उत्तर होगा वो आपका 125 जो है वो होगा। 15,625 का वर्गमूल 125 के बराबर होगा। आई होप इस प्रश्न से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप जो है वो बहुत धीरे धीरे जो है वो बताया है। वीडियो इसके अलावा पसंद आ रहा हो, चीज़ें सारी समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ तो अवश्य लीजिएगा, क्योंकि आगे इसी प्रकार और भी बेहतरीन से बेहतरीन आपके वीडियो इसी प्रकार पूरे पेपर की आखिरी तारीख के साथ साथ आप कह सकते हैं पेपर के अगले दिन सॉल्यूशन तक जो है वो आते रहेंगे। तो जुड़ अवश्य जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन अवश्य कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी अपने जितने भी फोर्थ सेमेस्टर के साथी उनके साथ कर दीजिएगा। चलिए आप देखते हैं, वर्ग और वर्गमूल सीख लिया, तो अब हम सीखेंगे घन और उसके साथ साथ घनमूल। तो चारों चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लास्ट में हम क्या करेंगे, इन पर बेस्ड जो आपके डीएलएड बीटीसी में प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे, और कुछ अलग टाइप के भी प्रश्न साथ में शामिल जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं घन की। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी संख्या को 3 बार आप गुणा कर रहे हैं तो वही आपकी घन होती है। तो इस पर बेस्ड और कोई खास इसमें प्रश्न नहीं आता। मेन जो प्रश्न आता है वो आपका घनमूल से आता है। कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि आपकी 512 जो है वो हो गई। प्रश्न पूछ लिया गया आपसे कि 512 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड से आपको घनमूल जो है वो बताना है। जो गुणनखंड विधि है वही आपकी अभाज्य गुणनखंड नाम से भी जानी जाती है। अब आपको जो अभी हमने प्रोसीजर वर्गमूल में फॉलो किया था गुणनखंड के लिए, 2-2 का पेयर बनाया था, घनमूल में हम क्या करेंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 512 को लेकर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा लिखेंगे ताकि नीचे तक आपका आ जाए। 512 लेकर सबसे पहले आप क्या किससे काटेंगे, तो 2 से काटेंगे। तो ये कितनी बार में जाएगा, 512 का आधा होता है 256। फिर से आप यहाँ पर 2 से काट सकते हैं तो आपका 128 इसका आधा होता है। फिर से आप 2 से काट सकते हैं तो इसका आधा 64 होता है। फिर से आप 2 से काट सकते हैं तो इसका आधा 32 होता है। और फिर से आप इसे 2 से काट सकते हैं, इसका आधा 16 होता है। फिर से आप 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 होगा। फिर आप काटेंगे तो 2 चौके 8 होगा। फिर आप काटेंगे तो 2 दूनी 4 होगा। और लास्ट में आप काटेंगे तो 2 एकन्नम 2 होगा। तो ये आपका जो है वो पूरा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये 2 देख लेने कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आए हैं। तो आप कुछ इस प्रकार से प्रश्न में जब आपके पूछा जाएगा तो आपको लिखना होगा कि 512 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसी प्रकार आगे भी 2 गुणे 2 गुणे 2। अब आपको 3-3 का पेयर बनाना है। यहाँ पे 3 देखिए, एक बन गया पेयर, दूसरा पेयर बन गया, तीसरा पेयर बन गया। इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब आपको क्या करना है, पेयर से इनको बाहर निकालना है। यानी कि जो संख्याएं आपकी एक पेयर में उसको आप केवल एक बार गिनेंगे। तो आप पहले वाले को केवल 2 गिनेंगे, दूसरे वाले पेयर को केवल और केवल 2 गिनेंगे, और तीसरे वाले पेयर को भी केवल 2 गिनेंगे। अब इनको आपस में गुणा कर लीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि 512 का जो घनमूल है वो 8 जो है वो निकल कर आएगा। कहने का सिंपल सा क्या मतलब है कि 8 को यदि आप 3 बार गुणा करेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8, तो उसका मान 512 के बराबर होगा। समझ में आपको आ गया होगा कि घनमूल किस प्रकार से आपका गुणनखंड विधि से, या इसी को हम अभाज्य गुणनखंड विधि कह सकते हैं, उससे आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आप एक और संख्या ले लीजिए, जैसे कि आपकी एक संख्या हो गई 1728। आपको मैंने पहले ही बताया कि जब मैं प्रश्न बोला करूं तो आप खुद से पेन उठाइए, खुद से कॉपी पर इस प्रश्न को करके देखिए, ताकि आपका
लेवल आपको पता चले कि आपको और कितनी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आप 2 से आप इसे काटेंगे तो आपका 864 आएगा। फिर से आप इसे 2 से काटेंगे तो इसका आधा कितना होता है, 432 होता है। फिर आप इसे 2 से काटेंगे तो आपका 216 हो जाएगा। फिर 216 को आप 2 से काट सकते हैं तो 108 हो जाएगा। 108 को भी आप 2 से काट सकते हैं तो आपका 54 हो जाएगा। फिर 54 को आप के लिए 2 से काट सकते हैं तो इसका 27 होगा। 27 आपका 2 से नहीं कटता है, 3 से कटता है। 3 9 जा 27 होता है। इसी प्रकार 3 से ही आपका 3 जा 9 होगा और लास्ट में 3 तो 1 जा 3 होगा। तो ये आपका 1728 का आपने सबसे पहले क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिया। एक चीज सदैव ध्यान रखिएगा गुणनखंड में कि सबसे छोटी संख्या से ही आपको सबसे पहले काटना है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को डायरेक्ट आप जो है वो बड़ी संख्या से इसे नहीं काटिएगा। अब गुणनखंड आपने कर लिया, अब आपको 3 का पेयर बना लेना है। तो यहीं पर मैं डायरेक्ट पेयर बना के दिखा देता हूँ। ये आपका 2 का पेयर बन गया, फिर आपका ये 2 का पेयर बन गया और यहाँ पर आपका 3 का पेयर बन गया। तो कुल मिलाकर आप इससे जो बाहर निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, 1 2 निकालेंगे, एक और 2 निकालेंगे और एक आप 3 निकालेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा तो 2 2 जा 4 होता है, 4 3 जा 12 होता है। तो 12 आपका इसका उत्तर बिल्कुल सही आ जाएगा। इसी प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे, ये मान के चलिए। बस आप गलती ना करिएगा किसी भी प्रकार की। 1728 जो है यहाँ पर लिख दिया जाएगा प्रश्न में कि गुणनखंड विधि जो है इससे आपको घनमूल जो है वो निकालना है। बस इतना सा प्रश्न में आपका जो है वो लिख दिया जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक प्रश्न जो है वो बटे वाला भी देख लेते हैं ताकि प्रश्न में आप आए तो कंफ्यूज ना होइएगा। जैसे कोई आप संख्या ले लीजिए, 8 ले लीजिए, बटे में 27 ले लीजिए। इसका आपको इस प्रकार से घनमूल पूछा जाए। जब घनमूल पूछा जाएगा तो यहाँ पर 3 लिखा होगा। ये मैंने आपको करनी वाला जो इससे पहले कराया था वहां पर बताया था, ये आपका इस प्रकार से होगा। तो बस आपसे डायरेक्ट लिखा भी नहीं होगा प्रश्न में कि आपको घनमूल बताना है, आपसे केवल और केवल इतना लिखा होगा और आगे इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लिखा होगा या इसका मान बताइए लिखा होगा। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर 3 लिखा है यानी कि 8 को इस प्रकार से आपको ब्रेक करना है कि वो 3 बार गुणा हो, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इस प्रकार 27 को आप 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 3 जा 9 होता है, इंटू 3 27 होता है और इस प्रकार से बाहर 3 लगाएंगे। अब मैंने क्या बताया, आप पेयर बनाते हैं, 2 का यहाँ पर पेयर बन रहा है, यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है। और जब इससे आप बाहर निकालेंगे तो केवल और केवल 2 ऊपर बचेगा और बटे में जो है वो केवल और केवल 3 बचेगा। तो 2/3 आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा यदि आपका बटे में पूछा गया। वही सेम प्रोसीजर है वर्गमूल में भी कि बटे के ऊपर जो मान है बटे के नीचे मान है उसका अलग अलग आप निकाल दीजिए। और यही सेम चीज आपका यानी कि जो घनमूल है वो भाग विधि से आपका नहीं पूछा जाता है, वर्गमूल पूछा जाता है। घनमूल आपका नहीं आएगा, आएगा तो आपको गुणनखंड विधि से ही जो है वो करना होगा। अब एक संख्या को हम जान लेते हैं, वो आपकी संख्या का नाम है हार्डी रामानुजन संख्या। ये आपका एनसीईआरटी में जो है वो भी दे रखा है, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए आखिर ये होता क्या है। हार्डी रामानुजन संख्या, तो देखिए हार्डी रामानुजन संख्या ऐसी संख्या है, यानी कि इसमें ये विशेषता होती है कि एक संख्या ऐसी जो कि आपकी 2 अलग अलग संख्याओं का जो है वो क्यूब जो है उसका योग होता है। जैसे कि 1729 आपकी एक संख्या है, इसको आप देखेंगे तो 1728 प्लस 1 के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। 1728 एक्चुअल में आपका 12 का जो है वो क्यूब होता है। 12 गुणे 12 गुणे 12 3 बार करेंगे तो होगा। 1 को आप 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यही आपकी 1729 एक हार्डी रामानुजन संख्या जो है वो है। और इसी संख्या को आप देखेंगे तो दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और दूसरा फॉर्म क्या है, 1000 प्लस 729 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1000 की बात करें तो ये किसका स्क्वायर क्यूब होता है, तो ये 10 का क्यूब होता है। 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे तो आपका आएगा। और 729 तो आप जानते हैं 9 का क्यूब होता है। तो ये दोनों का योग आप देख पा रहे हैं। तो एक्चुअल में हार्डी रामानुजन जो व्यक्ति थे, इन्होंने बताया था कि 1729 जो है आपकी ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे हम 2 घनों के योग के रूप में, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया अलग अलग तरीके से 2 घनों के योग के रूप में जो है अलग अलग प्रकार से व्यक्त जो है वो कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा 1729 संख्या। और ऐसा जरूरी नहीं कि केवल ये 1729 ही आपकी एक ऐसी संख्या है कि वो 2 आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, और भी संख्याएं हैं, पर ये आपकी एक सबसे छोटी संख्या के अंतर्गत जो है वो रखी जाती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए।
और कौन सी संख्या होती है तो मैं वो भी चलिए बता देता हूँ साथ ही में। तो एक आपकी संख्या होती है 4104, जिसको आप देखेंगे तो 2 और 16 और उसके साथ साथ आप 9 और 15 इसके फॉर्म में अलग अलग जो है वो लिख सकते हैं। यानी कि 2 का क्यूब और 16 का क्यूब आप जोड़ेंगे तो आपका 4104 के बराबर होगा। इसी प्रकार 9 और 15 में भी 9 का क्यूब और 15 का क्यूब आपका 4104 के बराबर होगा। इसी प्रकार आपकी एक और संख्या होती है 138 32, जिसको आप देखेंगे तो 18 20 और उसके साथ साथ आपकी 2 और 24 इसके योग के बराबर होता है। मेन आपको क्या है 1729 ही याद रखनी, प्रश्न आपका पूछा जाएगा तो वहीं से पूछा जाएगा, इतने डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। तो सारी चीज हमने देख ली। अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न डायरेक्ट सीधे जो कि आपके प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि 0.09 जो है इसके वर्गमूल आपको बताने होंगे। ये आपका जो है वो प्रश्न है। इसी को आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 0.09 और इस प्रकार से वर्गमूल का चिन्ह लगा होगा, इसका मान किसके बराबर जो है वो होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो आप इसको हटाएंगे तो बटे में कितना 2 जीरो लगेंगे। तो इस प्रकार से कुछ आप लिख सकते हैं 9/100। दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती है दशमलव हटाने के बाद उतने जीरो बटे में जो है वो आ जाते हैं और साथ में आपका वर्गमूल वाला चिन्ह साथ में लगा रहेगा। अब आप चाहें तो इसे काट भी सकते हैं यदि आपकी संख्या कट रही हो तब, पर यहाँ पर संख्या नहीं कट रही है तो आप क्या करेंगे, इसे वर्गमूल के बाहर ले जाएंगे। 9 को आप 3 गुणे 3 लिख सकते हैं तो 2 का पेयर बनता है तो 3 बाहर आपका आएगा। और इसी प्रकार 100 की बात करें तो 10 गुणे 10 करते हैं तो 10 आपका बाहर आएगा। 3/10 आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को थोड़ा और आप सॉल्व करेंगे तो जीरो काट के ऊपर दशमलव लगा सकते हैं तो 0.3 आपका उत्तर आ जाएगा। 0.3 यहाँ पर आप जीरो भी लगा लीजिए, 0.3 आपका उत्तर जो है वो आ जाएगा जब आपसे पूछा जाए 0.09 का वर्गमूल। अब इसी को करने का ये प्रोसीजर के अलावा डायरेक्ट भी आप चाहे तो कर सकते थे। वो प्रोसीजर क्या था, आप देख रहे हैं कि 9 जो है इसका वर्गमूल पूछा गया है, 0.09 का पूछा गया है, तो इस 9 का आपका तो 3 आएगा ही आएगा क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। और जो ये वाला दशमलव है ये आपका वर्गमूल में हट जाता है और दशमलव यहाँ पर लग जाएगा तो 0.3 आपका ऐसे आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप चाहे तो कर सकते थे, पर पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना था पेपर में डीएलएड के, इसलिए आपको पूरा उसी प्रकार से करना होगा जैसे मैंने आपको बताया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कोई एक संख्या ले लीजिए, जैसे कि आपकी 5808 जो है वो एक संख्या है। प्रश्न में पूछा जाएगा कि इसको किस छोटी से छोटी संख्या से जो है वो गुणा करें। इसको समझ लीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं आपके, इसलिए कि किस छोटी से छोटी संख्या जो है उससे गुणा करें ताकि आपका पूर्ण जो है वो वर्ग जो है वो बन जाए। ये आपका जो है वो प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे करते हैं इनको समझिए। यहाँ पर जाए हो जाएगा, बन जाए। तो 5808 जो है इसका आपको क्या निकालना होगा, गुणनखंड निकालना होगा। गुणनखंड आप निकालेंगे तो आपके यहाँ पर वर्ग की बात की गई है, ध्यान रख दीजिए, वर्ग की बात की गई तो पेयर बनेंगे। तो आपके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ किस प्रकार से पेयर बनेंगे। तो 11 गुणे 11 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 3 इतने आपके पेयर जो है वो बनेंगे। अब पूर्ण वर्ग आपको बनाना है, बस मेन पॉइंट यहाँ पर जो समझना है उस पर ध्यान दीजिएगा। पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग में मैंने क्या बताया था, 2 2 के आप पेयर बनाते तो 11 का पेयर बन जाएगा, 4 का पेयर बन जाएगा, पर 3 जो है आपका अकेला है। 3 को पेयर बनाने के लिए एक और 3 चाहिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 5808 जो संख्या है उसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक यदि 3 पेयर और मिल जाता तो आपकी वो संख्या पूर्ण वर्ग जो है वो हो जाती। यानी कि आप कह देंगे कि 3 आपका बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब यहीं पर प्रश्न आपका पूर्ण वर्ग की जगह घन पूछ लिया होता और वहां पर क्या होता, यहाँ पर से मान लीजिए इसका एक और 11 होता, यहाँ पर एक और 4 होता और यहाँ पर एक और 3 होता।
तब आपका सेम यही कहते हैं कि 3 से गुणा करने पर आपका पूर्ण घन बन जाएगा। तो मेन है आपको यही समझना कि आपको पेयर जो है वो कंप्लीट करना होता है, जिससे आपकी जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन जो है वो बन जाए। अब आप यहाँ से प्रश्न एक अवश्य कर ले जाएंगे। एक प्रश्न आपका आ सकता है इकाई के अंक से संबंधित। प्रश्न में आपको कोई भी एक वर्गमूल दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पर हम दे सकते हैं 15,876। प्रश्न में क्या पूछ लिया जाए कि इसके वर्गमूल में, इसके वर्गमूल में इकाई का अंक जो है वो क्या होगा। इस प्रकार से भी आपके प्रश्न कॉम्पिटेटिव लेवल में पूछे जाते हैं, तो हो सकता है आप में भी पूछ लिए जाए। तो आपको पता होना चाहिए इसमें करना क्या होता है। इकाई का अंक आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, 15,876 जो है इसका पूरे का निकालना होगा वर्गमूल। कोई संख्या आएगी, जैसे कि आपकी आएगी 126। अब इस 126 में आपसे पूछा गया है कि वर्गमूल जो है उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो ये आपका 6 इकाई होगा। 2 पूछा है, यानी कि दहाई पूछा होता तो 2 आप कहते, सैकड़ा पूछा होता तो 1 कहते, तो 6 आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। इकाई का अंक क्या है, 6 है। इस प्रकार के इन प्रश्नों को हम करते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, डीएलएड में आपका जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में आ चुका है उसको देखते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा जो है वो क्लियर हो। प्रश्न आपका क्या है कि वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या आपसे जो है वो पूछी गई है। प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क मैंने डायरेक्ट लगा दिया है, जिसे संख्या यहां पर दे रखी है 194491। इसमें से घटाने पर शेषफल जो है आपका पूर्ण वर्ग जो है वो हो जाए। बहुत ही अच्छा भी प्रश्न है। बस इसमें मेन चीज जो आपको समझनी है वो यदि आपको समझ में आएगी तो इस प्रकार के कैसे भी प्रश्न आएंगे आप कर ले जाएंगे। प्रश्न को समझिए कि ये कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे इसमें से यदि आप घटा दे तो शेषफल जो है आपका, वो जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कि जो लिखा है आपका 194491, ये एक्चुअल में अभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कोई एक संख्या ऐसी होगी जो आप इसमें से, जैसे कि 10 हो गया या 20 हो गया, वो घटा देंगे तो आपकी वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको निकालना होगा इसका भाग विधि से आप निकाल लेंगे वर्गमूल। वर्गमूल निकालेंगे तो जो शेषफल आपका बचेगा, मैं चलिए करके दिखाता हूँ, उससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। 194491, इस प्रकार से लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का। अब यहाँ पर सबसे पहले किससे ले जाएंगे, 4 से ले जाएंगे। 4 चक्कू 16 होता है, तो यहाँ पर 4 ऊपर लिख लीजिए। यहाँ पर ये वाली लाइन हटा देते हैं और यहाँ पर खींच देते हैं। 4 चक्कू 16 हो जाएगा। अब 19 में से 16 घटेगा तो आपका बचेगा 3। 16 7 18 19, फिर 44 आप यहाँ पर उतारेंगे, यहाँ पर 4 और लिखेंगे, प्लस करेंगे, 8 लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे और इससे आगे सॉल्व करेंगे। 8 के साथ कौन सी संख्या रखें जो इसके ज्यादा ना हो, तो 4 रखेंगे। 84 को 4 बार में ले जाएंगे तब आपका 344 के नजदीक आएगा, 336 आपका आएगा। अब इसको भी आप घटा देंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 8, केवल और केवल 8 जो है आपका बचेगा। ऊपर वाला 91 यहाँ पर फिर से उतार लेंगे। अब इसको हम आगे यहाँ पर कर देते हैं और 84 जो है इसके साथ आप 4 फिर से उतारेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 88। अब आपका बाहर जो है वो 88 आएगा और यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। अंदर जो है आपका 891 आएगा। अब 88 में कौन सी संख्या रखेंगे, तो 1 आप रखेंगे, तो यहाँ पर आप 441 के साथ भी आप 1 रखेंगे, तो यहाँ पर आपका मान आ जाएगा 881 और यहाँ पर डिवाइड यानी कि घटाएंगे, माइनस करेंगे तो आपका 10 जो है वो शेष बचेगा। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर होगा किसका, वर्गमूल का। मेन आपको फोकस करना है इस शेषफल पे। शेषफल जो 10 बचा है वो ये आपका दर्शा रहा है कि जिस संख्या का आपने यहाँ पर वर्गमूल निकाला है उस संख्या में 10 जो है आपका एक्स्ट्रा है। यानी कि 10 यदि आप इसमें से घटा दें तो वो संख्या पूर्ण जो है वो वर्ग हो जाएगी। यानी कि आपका यहाँ पर उत्तर क्या होगा, 10 जो है वो सही हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा कि वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 10 होगी
जिसे आप इनमें से घटा देंगे तो शेषफल आपका पूरी तरीके से वर्ग हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसी को एक छोटी सी संख्या से समझते हैं, जिनको नहीं समझ में आएगा उनका भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होता है, पर आपका प्रश्न में पूछा गया है कि 110 जो है इसमें से कौन सी संख्या जो है वो घटा दें ताकि जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। इस प्रकार से आपसे प्रश्न जो है वो पूछा गया है। अब आप क्या करेंगे, 110 जो है इसका भाग विधि से निकालेंगे, जो अभी हमने देखा वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने पर क्या होगा, आपका यहाँ पर 10 जो है वो शेष बचेगा, क्योंकि छोटी संख्या मैंने ली इसलिए है। आप जानते हैं कि 10 जो है इसका स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। यानी कि आपका 110 का जब आप निकालेंगे तो 10 शेष बचेगा। ये 10 शेष क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि आप इस 110 में इस 10 को घटा देंगे तो आपका जो 100 आएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, वो 10 का स्क्वायर होगा। यही आपका प्रश्न में इससे पहले वाले पूछा गया था। छोटी संख्या से आपको अवश्य जो है वो समझ में आ गया होगा। तो इससे पहले वाला हमने प्रश्न देखा था जिसमें संख्या दे रखी थी 194491। ये वाला जो प्रश्न था ये डीएलएड के 2000 एक मिनट एल एड हाँ डीएलएड के 2018 के पेपर में जो है वो पूछा गया था। तो आप प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं उनको भी उठा के देख सकते हैं। इस प्रकार के वहां पर प्रश्न आपके आए हुए हैं, वो भी साथ में लेकर चल रहा हूं। प्रश्न है कि एक सेना नायक जो है उसने अपने 3600 जो जवान हैं उनकी एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। ज्ञात कीजिए प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे। सेम यही आपका जो प्रश्न है एक फूल और पंक्तियों जो क्यारियां होती हैं उस पर बेस्ड भी पूछा जाता है। करना क्या होता है इसमें, जब इस प्रकार का लिखा हो कि जितने आपके पंक्ति हैं उतने ही जवान हो, तो बस समझ जाइए कि 3600 का आपको वर्गमूल जो है वो निकालना है। करना क्या होता है आपको, एक आप x मान लीजिए, किसको मान लीजिए, किसी दो चीजों की बात की गई कि विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होंगे जिसमें प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हैं जितनी ठीक पंक्तियां हैं। तो एक को x मान लीजिए और दूसरा भी आपका x ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आपके कॉमन है। लिखा है ना आपका प्रश्न में कि पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा कि जिसमें प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो दोनों को x मान लीजिए, यह आपका बराबर किसके होगा, 3600 के होगा। और x का स्क्वायर आप जानते हैं, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर होगा, 3600 के बराबर होगा। और यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर आपका बराबर के उधर जाएगा, तो 3600 के इस प्रकार से अंडर रूट में लग जाएगा। 3600 जब आपका अंडर रूट के बाहर आएगा तो 60 जो है आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे, 60 जवान खड़े होंगे। 3600 का आपको मैंने पहले बताया था कि 6 जो है 6 6 36 होता है, डबल जीरो का आप 1 जीरो बचेगा। तो जरूरी नहीं आप पूरा प्रोसीजर करें जो मैंने अभी आपको बताया था, आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। जब इन प्रश्नों को करना होगा तो ऐसे डायरेक्ट निकालिए। जब आपसे पूछा गया है कि आप गुणनखंड बताइए तो आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो ये प्रश्न आपका था कि 6 अंकों की, इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बतानी थी आपको जो कि पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो। शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए सब क्या करना है, 6 अंकों की संख्या कौन सी होगी इस चीज को समझिए। छोटी से छोटी की बात की जा रही है और प्रश्न यहीं पर बड़ी से बड़ी भी लिखा हो सकता है। तो जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाए तो आप 99 के फॉर्म में मानते हैं। इस चीज को थोड़ा छोटे लेवल पर समझिए। मैं आपसे कहूं कि 3 अंकों की आप सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो आप जानते हैं 1000 अगर है तो ये 4 अंकों की हो जाएगी, 1 2 3 4। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 999, क्योंकि अगर इससे एक जस्ट ऊपर जाएंगे तो वो 4 अंकों की हो जाएगी। यही अगर मैं आपसे कहूं कि 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए तो आप मानेंगे 100 को, क्योंकि 100 से जस्ट नीचे आएंगे तो आपका 99 हो जाएगा जो कि आपकी 2 अंकों की संख्या है। आपने इससे क्या समझा कि जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात की जाएगी तो हमेशा आपको जो संख्या माननी है वो इस 100 के फॉर्म में माननी है, क्योंकि अगर उससे एक नीचे जाएंगे तो वो संख्या 5 अंकों की हो जाएगी। यानी कि यदि आपसे कहा जा रहा है प्रश्न में कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन से हम एज्यूम करेंगे, तो 100 के फॉर्म में। इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हो गया, तो ये आपकी हो जाएगी संख्या। अभी ये वो संख्या नहीं है,
क्योंकि प्रश्न में शर्त भी दे रखी है जो कि पूर्ण वर्ग हो, यानी ये संख्या 1000 से अधिक ही होगी और थोड़ा सा 1000 नहीं, मतलब ये संख्या यहाँ पर 1 लाख लिखी हुई है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 6 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होगी वो इस 1 लाख से थोड़ा सा ही ऊपर होगी, यानी इसी के नजदीक होगी। ये आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। अब आपको कहना है, प्रश्न में एक शर्त दे दी कि पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग के लिए आप क्या कीजिए, इस संख्या का निकाल लीजिए वर्गमूल। वर्गमूल निकालेंगे तो आप चाहें तो भाग विधि से निकाल सकते हैं, मैंने पिछले वाले वीडियो में भाग विधि भी बताई थी, और या तो आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। पर गुणनखंड विधि जो है और जो भाग विधि है ये आपकी चॉइस पर डिपेंड है, क्योंकि करके आपको दिखाना होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, डीएलएड में आपको सारी चीजें दिखानी होती हैं। तो जैसे आप निकालना चाहते हैं भाग विधि से, तो आप लिखेंगे कि जो ये संख्या है इसका वर्गमूल, इस टाइप से चिन्ह लगाएंगे और बराबर जितना आएगा। तो आपका मैं यहाँ पर करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका था कैसे आप भाग विधि से करेंगे। तो 316.227 इस टाइप से आपका इसका वर्गमूल जो है वो निकल के आएगा इस संख्या का। इतनी चीज आप कर लेंगे आसानी से, आप कहेंगे बिल्कुल कर लेंगे। अब इस वर्गमूल को निकाला क्यों गया है? निकाला इसलिए गया है कि 316.227 जो है, यदि आप इससे पहले आ जाएंगे, यानी 316 पे आ जाएंगे, तो ये जो संख्या है वो इस संख्या से छोटी हो जाएगी। बात को समझिए, यानी ये जो संख्या यहां पर लिखी हुई है इसका जस्ट आप स्क्वायर कीजिए। इस चीज को थोड़ा सा छोटे रूप में समझिए, जैसे 4 लिखा हुआ है, 4 का आपने वर्गमूल निकाला तो आपका आया 2 आया। यदि आप 2 जो है दशमलव में कुछ आ रहा होता, 2.23 समथिंग, तो यदि आप इसका स्क्वायर करते तो ये जो संख्या है, अगर इस 2 को मान लेते तो ये संख्या इससे छोटी हो जाती। आपको चाहिए यहाँ पर बड़ी संख्या, तो आप इस 316 दशमलव वाली जो संख्या है इसको पूरा पूरा मान लीजिए 317। क्या मान लेंगे? 317। अब इस 317 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कह रहा था वो संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, यानी 317 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो आपका 317 गुणे 317 होता है 1000489। तो बस यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा, यानी वो छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की 1000489 होगी, जो कि पूर्ण वर्ग होगी। किसका पूर्ण वर्ग होगी? 317 का स्क्वायर है, आपने यहीं से देखा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इस टाइप के प्रश्न को करते हैं। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि हमने 316 का ही स्क्वायर क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम 316 का यहाँ पर स्क्वायर करते तो ये संख्या 6 अंकों की ना आकर 5 अंकों की हो जाती। इसीलिए हमने जस्ट इस दशमलव वाली संख्या को पूरा पूरा मान के 317 का स्क्वायर कर लिया, जिससे आपको वो संख्या प्राप्त हो गई। अब मैं आपको एक प्रश्न कराने वाला हूं जो कि थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, पर इस टाइप के प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से जो है वो समझिएगा। प्रश्न मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप चाहें तो स्वयं से भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं। प्रश्न आपका बहुत अच्छा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो ज्ञात कीजिए। अब यहां पर प्रश्न में कुछ भी हो सकता है, 4 अंकों भी हो सकता है, मैं एकदम बेसिक 3 ही अंकों का ले रहा हूं ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ जाएं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो ये आपका प्रश्न है। आप चाहें तो वीडियो को रोक के स्वयं से हल कर सकते हैं, फिर यहां पर सॉल्यूशन देख सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्वयं का दिमाग चलाएंगे उतना ही अच्छा आप मैथ में स्कोर जो है वो कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी क्या? सबसे पहले आप ये बताइए। तो 3 अंकों की मैंने क्या कहा, जब छोटी से छोटी संख्या मानते हैं तो 100 होती है, बड़ी से बड़ी मानते हैं तो 999 के फॉर्म में होती है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये भी कह रहा है, इसमें एक शर्त लगा दी कि वो 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाज्य हो। कहने का मतलब है कि जो संख्या आपकी निकल के आए वो 12 से भी कटे, 15 से भी कटे और 20 से भी कटे। यहां पर इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। तो जब इस तरीके की बात आए तो इन तीनों का आप सबसे पहले निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम क्यों निकालेंगे? क्योंकि आप 12, 15 और 20 से एक जो संख्या निकालेंगे एलसीएम के थ्रू, वो इन तीनों का एक वो फॉर्म आ जाएगा कि उससे वो संख्या कटनी चाहिए। 12, 15 और 20 का एलसीएम आप निकालिए तो कितना आएगा? 12, 15
और 20। देखिए आएगा तो आपका 60, आपको पहले ही पता चल रहा है ऐसे देखने पर। आप बिना लिखे भी एलसीएम निकाल सकते हैं, पर डीएलएड में आपको ये लिख के सारी चीजें दिखानी होती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 2 6 12, 15 आपका ऐसे ही रहेगा, ये 10 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 होगा, 15 ऐसे ही रहेगा, 2 पंचे 10 होगा, फिर आप देखिए 3 से कटेगा, 3 एक नम 3, 3 पचे 15 और 5 को ऐसे ही रहने दीजिए, फिर 5 से भी कट जाएगा तो एक अन्नम एक अन्नम। तो अब 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 12 5 जा 60, यानी इन तीनों का एलसीएम क्या निकल के आया, 60। अब आपके मन में ये आया होगा कि हमने बिना इसको देखे ही कैसे, मतलब बिना इसको लिखे ही कैसे बता दिया कि एलसीएम 60 ही आएगा। देखिए इसका क्या तरीका होता है, 12 15 और 20 ऐसी संख्या आप एज्यूम कीजिए मन में अपने, जो कि 12 15 20 तीनों से कटे, तो 20 के गुणनखंड में आपका कैसे चलेगा, 20 होगा, 40 होगा, 60 होगा, 80 होगा, ऐसे होगा, बिल्कुल होगा। तो आप थोड़ी देर के लिए 20 से जस्ट ऊपर बढ़िए, 40 पे बढ़िए, ठीक। अब 15 के 40 से कटता है, नहीं कटता है, मनी में ये चीज सोचनी है आपको, नहीं कटता है तो 40 आपका कट जाएगा, जस्ट 60 पे आइए। 15 से कटता है 60, बिल्कुल कटता है, 15 चौके 60, तो यहां पर ये अप्लाई हो रहा है। 12 देखिए, 12 पंचे 60, यहां भी अप्लाई हो रहा है, यानी कि 60 वो संख्या होगी जो 12 15 और 20 तीनों से कटेगी, या हम दूसरे तरीके से इसको कह सकते हैं कि 60 जो है इन तीनों का एलसीएम होगा। तो एलसीएम तो 60 आपका निकल के आ गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये 60 हमने निकाला क्यों एलसीएम, इसको समझिए। एलसीएम हमने इसलिए निकाला ताकि हमें वो संख्या प्राप्त हो जाए जो कि आपको अलग अलग ना सबसे चेक करनी पड़े, ये अकेले ही इन तीनों का काम करे। यानी कि यहां पर प्रश्न कह रहा था ना 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो मान लीजिए यहां कोई संख्या निकल कर आई 3 अंकों की, कह रहा था इन तीनों से विभाज्य, तो अब आपको इन तीनों से विभाज्य नहीं चेक करना होगा, अब आपको इस केवल 60 से चेक करना होगा। अगर वो 60 से कट रही होगी तो इन तीनों से भी आपकी विभाज्य होगी, ये इसका मतलब है, इसलिए हमने एलसीएम निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, प्रश्न को आगे बताइए। तो अब आप तरीका ये अपनाएंगे कि ये जो 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या की बात की जा रही है, तो आप लिखेंगे कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या बराबर 100, और इस 100 को आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे किससे, जो एलसीएम निकल कर आया है 60, उससे भाग देंगे। 60 एकन्नम 60 जाएगा, ठीक है, बचेगा कितना शेष, 40। अब आपको दशमलव लगा के आगे नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि हमें इस शेषफल का ही जो है वो काम है। जितना आपका यहां पर शेषफल बचता है, उस शेषफल को आप क्या करते हैं, इस एलसीएम से घटा देते हैं। तो 60 में से 40 आप घटाएंगे, 20 आपका बचेगा, और इस 20 को हम, जो आपने 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मानी थी 100, इसमें जोड़ देते हैं। यानी आपका 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 आपका जो निकल कर आया, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वो संख्या कौन सी होगी 3 अंकों की छोटी से छोटी, तो आप कहेंगे वो संख्या 120 होगी, जो कि आपकी 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी और 20 से भी कटेगी, तो 120 आपका आंसर आ जाएगा। अब इस चीज को भी समझिए कि हमने यहां पर घटाने की बजाय यहां पर जोड़ा क्यों है, इस चीज को भी ध्यान दीजिए। देखिए अगर यहां पर जो शेष बचता है, ये जो एक्स्ट्रा शेष बचता है, ये 100 से घटाना होता है। 100 में से अगर आप 40 को घटाते तो आपका 60 बचता, तो ये 60 आपकी ऐसी संख्या होती जो निकल के आती, जो पूरी तरीके से 60 से डिविजिबल होती। परंतु प्रश्न में 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी पूछ रहा था, तो आप चाहते तो इसे घटाने के बाद जो संख्या आती, इसी का जस्ट डबल कर लेते, क्योंकि वो भी तो इसका दुगना, वो भी तो 60 से कटेगा, तो यहां से भी आपका 120 आ जाता। आप चाहें तो ये भी तरीका अपना सकते थे, पर यहां से आपको डबल करना पड़ता है। यहां पर जोड़ने पर क्या हुआ कि आपका डायरेक्ट आ गया। मैं एक और इसी सेम टाइप का प्रश्न और लेवल बढ़ाते हुए प्रश्न को जो है कराता हूं, जिससे आपका और ज्यादा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। अभी हमने देखा था 3 अंकों की, ताकि चीजें आप समझ जाएं। अब हम ज्यादा बड़ा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका 6, 9, 12, 13 और 15 इससे विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है, ये आपका प्रश्न है। और इससे आपका और ज्यादा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, संख्या क्या है। और लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, शाम के 8 बजे है आपकी लाइव टाइमिंग, तो लाइव आकर आप वीडियो देख सकते हैं शाम के 8 बजे। पहली क्लास हो चुकी है इससे पहले, वो आपको कल मैंने बेसिक चीजें भी बताई थी, कुछ और भी चीजें बताई थी, वो देख लीजिएगा। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे।
प्रश्न कह रहा है 6 9 12 13 से सबसे कटे, विभाजित का मतलब होता है इन सबसे कटे और 4 अंकों वाली संख्या भी हो। तो सबसे पहले 4 अंकों वाली जो संख्या की बात की गई है, तो ये नहीं लिखा है कि छोटी से छोटी, यहां पर लिखा है बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो आप कहेंगे 9 9 9 9। इतना आपने समझ लिया कि 9 9 9 9 होगी बड़ी से बड़ी। अब इस 9 9 9 के आगे नहीं होगी, 9 9 9 से कम होगी, क्योंकि इन सबसे कटनी चाहिए ना, 6 से भी, 9 से भी, 12 13 15। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे चेक करने की बजाय आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए, तो एक संख्या आपको मिल जाएगी, उससे डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं कि ये कट रही है सबसे कि नहीं। तो 6 9 12 13 15 का आप एलसीएम निकालेंगे, मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूं एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि तरीका मैंने आपको बता दिया है, समय आपका वेस्ट यहां पर करने का कोई मतलब नहीं है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13, इस टाइप से इसका गुणनखंड होगा। तो 2340 आपका एलसीएम यहां से निकलकर इन सभी संख्याओं का आएगा। फिर मैंने क्या बताया कि आपको निकालना होता है इस संख्या के नजदीक कितना वो संख्या एक्स्ट्रा जा रही है, तो आप इसको इससे कर दीजिए डिवाइड। तो 2340 को यहां रखिए, अंदर रखिए 9 9 9 और 9, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, इस टाइप से रखिए। अब 2340 कितनी बार में जाएगा? उससे ज्यादा ना हो तो लगभग 4 बार में जाएगा, 2 4 जाए तो इससे कम ही रहेगा। तो 4 बार में जब आपका जाएगा तो 9360 ये आपका आएगा। 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, 9 में 6 जाएगा, 3 बचेगा, और 9 में 3 जाएगा तो 6 बचेगा। 639 आपका शेषफल बच गया। अब ये शेषफल क्या दर्शा रहा है कि 999 में इतना एक्स्ट्रा है। अगर आप इस एक्स्ट्रा वाली संख्या को इस 9999 से घटा दें तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो वही संख्या होगी जो इस 2340 से पूरी तरीके से कट जाएगी। अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि यहां पर जो 639 आप इसको भाग देने पर निकाल रहे हैं, ये इतना एक्स्ट्रा है, शेष बच रहा है। अगर आप इस शेषफल को ये जो 9999 में से घटा दें तो जो संख्या प्राप्त होगी, तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी घटाने पर? 6399 को यहां पर मैं लिखता हूं 9999 और घटाएंगे क्या? 639, माइनस करेंगे, 9 में 9 जाएगा, 0 बचेगा, 9 में 3 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, तो यहां पर आएगा 6, 9 में 6 जाएगा तो 3 बचेगा और 9 का 9 ही रहेगा। तो 9360 ऐसी संख्या होगी बड़ी से बड़ी जो 9 6 12 13 15 सबसे कटेगी और 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या भी होगी। ये आपका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। अब यहां पर मैंने जो चीज बताई ना कि एक्स्ट्रा वाला, अगर यहां पर 9000, ये देखिए यहां पर 9360 लिखा भी था, 2340 को जब 4 से गुणा करते हैं तो 9360 आता है। यदि यहां पर 9360 लिखा होता, पूरा पूरा कट जाता, तो आपका शेषफल बचता ही नहीं, यानी वो संख्या इससे पूरी तरीके से कटनी चाहिए। यही मैंने आपको कहा था कि 6 9 12 13 15 अलग अलग काटने की आवश्यकता नहीं है, एलसीएम इसीलिए हम निकालते हैं। तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब एक टाइप का प्रश्न आता है जो इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जाता है, वो प्रश्न मैं यहां पर लिखता हूं। उसमें पूछा जाता है 300 और 500 के बीच आपको संख्याएं बतानी है। अभी तक तो छोटी बड़ी लिखा रहता है, पर अब एक तरीका इस टाइप से आता है कि 300 और 500 के बीच की संख्या जो है वो बताइए, बीच की संख्या बताएं जो 6 से भी कटे, 8 से भी कटे, 10 से भी कटे, 12 से भी कटे, या इन सबसे कह सकते हैं दूसरी भाषा में पूर्ण रूप से विभाज्य हो। इस टाइप से प्रश्न आपके आते हैं। ये सभी प्रश्न आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए अपने डीएलएड के, तो ये सब आपको आगे यूपी टेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सुपर टेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छे से आप तैयारी कीजिए, उसे पूर्णता विभाज्य हो। अब इस टाइप के प्रश्न हम कैसे करेंगे? बेसिक चीजें हमने समझ ली हैं, उम्मीद करते हैं आपका थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रक्चर बनने लगा होगा कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए मैं इसी प्रकार और अच्छे से अच्छी मेहनत कर सकूं, आपके लिए सारी चीजें प्रोवाइड कर सकूं। अभी देखिए मैच चल रही है, हम क्या करेंगे, सुबह वाला जो टाइमिंग है वही 11 के लगभग, उसमें हम आपका स्टार्ट करते हैं अन्य सब्जेक्ट को भी, जैसे कि आपका विज्ञान हो गया,
कोशिश करेंगे कम वीडियो में आपको पूरा पूरा कोर्स, क्योंकि अब समय तो है नहीं बिल्कुल भी, तो हम यही करेंगे कि कम वीडियो में पूरा पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड कराएं। और पहले के जो वीडियो बने वो भी आप चाहें देख सकते हैं, पर हम दोबारा से रिवीजन के लिए फिर से शुरू करेंगे। बस आप लोग अपना साथ देते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित रहिएगा। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 300 और 500 के बीच की बात की जा रही है, उसको हम बाद देखेंगे। सबसे पहले क्या है, 6, 8, 10, 12 सबसे कटे, तो सबसे कटने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब का निकाल लेंगे एलसीएम। मैंने क्या कहा कि जब सबसे कट रहा है तो आप सबसे क्यों चेक करेंगे, आप एलसीएम निकाल लीजिए, एक संख्या मिल जाएगी उसी से चेक कर लीजिए। तो इन सब का एलसीएम निकल के डायरेक्ट मैं बता देता हूं कितना आएगा। तो 120 आपका इसका सबका एलसीएम आएगा। निकाल के आप पूरा दिखाएंगे पेपर में, ये चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं डायरेक्ट आप लिख दें कि एलसीएम ये आएगा। 120 कैसे है, मैंने देखिए 12 यहां पर संख्या देखी, तो 12 के फॉर्म में जीरो ही लगाकर आपकी संख्या होती है, जो 6 से भी, फिर 120 को आप चेक करेंगे, 6 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी, 12 से भी, तो सबके पाड़े में 120 ही ऐसी संख्या आती है। एलसीएम इन सबका 120 निकल कर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि संख्या निकालनी है 300 और 500 के बीच। अब आपको तो ये समझ में आ गया कि एलसीएम 120 है, यानी कि जो भी संख्या आपकी होगी जो कि इन सबसे कटेगी वो 120 के गुणज में होगी। यानी कि पहली ऐसी संख्या होगी जो इन सबसे कटेगी वो 120 होगी, फिर दूसरी ऐसी संख्या होगी तो इसका जस्ट डबल, यानी क्या होगी 240 ऐसी संख्या होगी। पर अभी ये 300 और 500 के बीच नहीं आ रही तो हम इसको नहीं लेंगे, फिर इसका जस्ट 3 बार गुणा करेंगे। तो 120 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 360 आएगा। तो बिल्कुल 360 ऐसी संख्या होगी जो इन सबसे कटती होगी और 300 और 500 के बीच भी है। अगली 3 संख्या कौन सी होगी, तो 120 को 4 से गुणा कीजिए तो कितना आएगा, 480 आएगा। तो 480 भी ऐसी संख्या होगी जो 300 और 500 के बीच भी होगी और इन सभी संख्याओं से कटती भी होगी। तो आपकी दो ऐसी संख्याएं हो जाएंगी, 360 और 480, जो इन सभी संख्याओं से जो है वो कटती होगी। आसान प्रश्न था, समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं कि इन दो संख्या दे दी जाएंगी, उनके बीच आपको बताना होगा। एक काम हम ये भी कर देते हैं कि अभी जो हमने प्रश्न कराया था जिसमें दशमलव करके हमने बताया था, उसी को भाग विधि से भी बता देते हैं, ताकि वो वाला पूरा कंसेप्ट ही आपका जो है वो क्लियर हो जाए। शॉर्ट में बताते हैं। जैसे प्रश्न लिखा होगा, आपको बताना होगा कि 4 अंकों की, लिखा होगा कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग हो। इस टाइप से आपका प्रश्न जो है वो होगा और कोई शर्त नहीं दी होगी उसमें, केवल ऐसे लिखा होगा। अभी हमने देख लिया था, शायद 6 अंकों वाला देखा था, उसमें मैंने दशमलव करके बताया था। इसको हम भाग विधि से आपको बताते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप जानते हैं 9 9 9 9 होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका आप निकाल लीजिए भाग विधि से वर्गमूल। तो आप इस टाइप से लिखेंगे 9 9 9 9, दो दो का पेयर बनाएंगे। बिल्कुल। अब यहां पर ऐसी संख्या रखते हैं, मैंने बताया था जो इस 99 से जो है संख्या बड़ी ना हो, छोटी हो। जैसे आप यहां पर 5 रखेंगे तो उसी 5 से गुणा भी करना होगा, तो 5 5 से 25 बहुत कम होगा, तो 9 के करीब होगा। तो यहां पर आप 9 रखिए। 9 9 जा कितना होता है, 81 होता है, क्योंकि अगर 9 से ऊपर जाएंगे 10 से तो 10 10 जा 100, 99 से ऊपर निकल जाएगा, तो 9 ही रखेंगे। अब इसको यहां पर लाइन खींचिए, इस 91 में से 81 को घटाएंगे तो 9 में से 1 जाएगा, आपका बचेगा 8, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1। इस 9 जिससे गुणा किया था सेम वही यहां पर संख्या उतार लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 9 9 होगा आपका 18। ठीक है। अब बाकी बचे जो दो पेयर थे उनको भी उतार लीजिए, 99। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब 18 के साथ ऐसी संख्या रखिए जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर इन संख्या से यानी 1899 से ज्यादा ना हो। तो आप लगभग लगभग 9 रखेंगे तभी आपका इसके नजदीक आएगा। तो 9 से जब आप गुणा करेंगे तो 1899 की सबसे नजदीक आएगा 1701 के आसपास, इतना आएगा आपका 1701। अब इसको घटा लीजिए, 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8, 9 में 0 घटाएंगे तो बचेगा 9, 8 में 7 घटाएंगे बचेगा 1, और 1 में 1 तो आपका कट जाएगा, तो 198 आपका बचेगा शेषफल। इतनी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। अब इस शेषफल में आपका जो बचा ये दर्शा रहा है कि इस 9999 में से आपका जो 198 है वो एक्स्ट्रा है। किसके संदर्भ में एक्स्ट्रा है? पूर्ण वर्ग के, क्योंकि यहां पर आपने वर्गमूल निकाला है। तो 9999 में से अगर आप 198 को घटा देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो घटा लीजिए, 9 में 8 घटाएंगे बचेगा 1,
9 में 9 घटाएंगे बचेगा 0, 9 में 1 घटाएंगे बचेगा 8 और 9 तो आपका ऐसे रहेगा। यानी 9801 एक ऐसी संख्या होगी जो कि पूरी तरीके से पूर्ण वर्ग होगी। किसका पूर्ण वर्ग होता है? तो ये 99 का वर्ग होता है। यानी कि 99 गुणे 99 आप करेंगे तो आपका कितना आएगा? 9801 जो है वो आएगा। तो आपने समझा कि कैसे जितना एक्स्ट्रा फॉर्म होता है उसको हम घटाते हैं। तो इस टाइप वाले अब आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और जो ये आपके स्क्वायर लिखे हैं जैसे 99 का स्क्वायर 9801, इनकी भी ट्रिक होती है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प ही करेंगे। इस एग्जाम में नहीं तो आगे आप डीएलएड के अलावा भी एग्जाम देंगे, कैसे निकालते हैं। जैसे 99 है, आपको बेस 100 मान लेना होता है। तो आप ये देखेंगे 99 100 से कितना दूर है, तो आप कहेंगे 1 दूर है, बिल्कुल है। तो इस 1 को आप क्या करते हैं, लास्ट में उसका स्क्वायर रखते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 01 लास्ट में लिखिए। और 99 जो है आपका, ये 100 से कितना दूर है? 1 ही दूर है, बिल्कुल। तो उसका जस्ट जितना दूर होता है उसका डबल कर देते हैं। 1 दूर है तो उसका डबल करेंगे तो 2 आएगा। 100 में से 2 घटा दीजिए, 98 आएगा। यानी इसका स्क्वायर होगा 9801। इसी प्रकार जैसे 98 का चेक करते हैं, 98 इंटू 98। मैंने क्या बताया आपको कि 98 100 से कितना दूर है? 2 दूर है। तो जितना दूर है लास्ट वाली 2 संख्याओं के लिए आप क्या करते हैं, उतना ही दूर का उसको, यानी 2 दूर है तो 2 का जस्ट स्क्वायर कर देते हैं। यानी स्क्वायर करेंगे तो 04 आएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग की जो 2 संख्याएं होती है उनके लिए क्या करते हैं, जितना दूर होता है उसका डबल करते हैं। स्क्वायर मतलब होता है उसी का स्क्वायर, डबल मतलब होता है उतना ही जोड़ देना। तो 2 का जस्ट आपका डबल करेंगे तो 4 होगा। तो इस 100 में से आप 4 घटाएंगे तो आपका बचेगा 96। तो इसका आएगा 9604। थोड़ा सा मैं आपको एक और दिखा देता हूं। जैसे 97 का आपको निकालना है कि 97 जो है 100 से कितना दूर है, आप कहेंगे 3 दूर है। तो 3 का 2 चीजें करनी, पहले आपको स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 3 तिया 9 होता है। और दूसरी बार में क्या करना है, 3 कितनी दूर है 100 से, तो 3 दूर है तो उसका जस्ट डबल करना होता है। तो 6 होगा 3 का डबल। तो 6 आपको 100 से एक बार घटाना है। और पहली बार में आपको क्या करना है, लास्ट की संख्याओं के लिए जो 0 ना है वो उसको एज इट इज लास्ट में लिख देंगे। और जो आप 6 है इस 100 में से घटाएंगे तो आपका आएगा 94। तो 9409 आपका आएगा 97 का स्क्वायर। तो इसी टाइप से आपका सब निकाल सकते हैं। वैसे ये आपका पूछा कहीं नहीं जाता, ये आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करने के लिए होता है। एसएससी हो गया, बैंक हो गया, इनमें आपको हेल्प करता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। तो प्रश्न आपका घन पर जैसे आधारित आया। तो प्रश्न में आपका लिखा होगा कि कोई घन है, उसका आयतन जो है आपको दे रखा है। प्रश्न में कितना दे रखा है, तो घन का आयतन आपको प्रश्न में दे रखा है 125 सेंटीमीटर क्यूब। इस चीज का ध्यान दीजिए, क्यूब का मतलब क्या है, जब घन के आयतन की बात की जाती है तो इसका सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। 3 बार गुणा हो रहा है इसलिए इस क्यूब लगा है। यही अगर आपका जैसे वर्ग होता है, वर्ग का आपका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसलिए हम स्क्वायर लगाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर मिलकर क्या बनाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो लास्ट में मात्रक लिखा होता है इसको आप ना गलत लिखिएगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका प्रश्न में दे रखा है, घन का आयतन दे रखा है और प्रश्न में पूछा गया आपसे कि एक भुजा की लंबाई जो है वो बताइए। ये जो है आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो आप लिख सकते हैं पूरा पूरा कि घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। और जो भुजा क्यूब है इसकी वैल्यू, और जो वैल्यू है प्रश्न में आपको ऑलरेडी 125 दे रखी है। तो इस भुजा का मान जब आप निकालेंगे तो ये जो क्यूब रूट लगा ये उधर चला जाएगा। तो 125 जो है इसमें आपका लग जाएगा क्यूब रूट। 125 को आप ब्रेक करेंगे तो किस प्रकार से होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 और साथ में क्यूब रूट। जब इसे आप बाहर निकाल लेंगे, जो 3 बार आपका आ रहा है वो 1 बार आएगा, यानी 5 आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो देखिए आपका प्रश्न डीएलएड में कैसे आया था। नॉर्मल से आपसे प्रश्न में लिखा गया था 8000 जो है इसका घनमूल निकालिए। तो ये आपका प्रश्न जो है वो आया था 2019 में डीएलएड के। तो क्या करेंगे, 8000 का आप निकालेंगे सीधे सीधे गुणनखंड। तो गुणनखंड आप जानते हैं 8000 का निकालने के लिए 2 से काटते जाइए। 2 से काटेंगे तो पहली बार में आएगा 4000, फिर दोबारा 2 से काटेंगे तो 2000 आएगा, फिर 2 से आप इसे काटेंगे तो 1000 आएगा, फिर आप इसे 2 से काटेंगे तो आपका 500 आएगा, फिर आप क्या करेंगे, इसे 2 से काटेंगे तो आपका 250 आएगा। फिर आप 250 को नहीं काट सकते हैं 2 से, तो किससे कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा।
5 से काटेंगे तो आएगा 125। अब फिर 125 किससे कटेगा, तो ये फिर से 5 से ही कटेगा, तो 25 बार में जाएगा, 25 पंचे 125 होता है। फिर आपका 5 से कटेगा तो 5 5 जा 25 होता है, और लास्ट में फिर से 5 एक बार में जाएगा तो 5 एकन्नम 5 होता है। तो ये आपने क्या निकाल लिया, गुणनखंड। अब यहां से घनमूल कैसे निकालते हैं इस चीज को समझिए। तो सबसे पहले पूरे गुणनखंड आप लिखेंगे, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 3 का पेयर बनाना होता है जब भी घनमूल की बात होती है। तो ये आपका एक 3 का पेयर बना है, एक 3 का यहां पर नहीं बना है, यहां पर 2 का बना है, यानी कि जितना 3 का पेयर बनेगा, यहां पर मैंने देखे एक चीज गलत किया है कि 250 से, ये तो 2 से कटेगा ना, 5 से मैंने यहां लिख दिया है, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक उधर जाएगा, 2 5 जा 10, 125। हाँ तो ये 2 आएगा, एक पेयर ये बना है, 5 का एक पेयर ये बना है। अब देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे पूरा कि 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर उसी प्रकार 5 के लिख लेंगे, गुणे 5 गुणे 5। तो इस प्रकार से सारे पेयर लिख लिए। जब घनमूल की बात आ रही है तो आप 3 3 का पेयर बनेंगे, जब वर्गमूल आएगा तो 2 2 का पेयर बनाएंगे। जैसे यहाँ पर आपका बन गया 3 3 का, यानी कि जो 3 बार संख्या आ रही है उसको केवल एक बार लिखेंगे, तो एक बार 2 गुणे, दोबारा वाले में एक बार 2, फिर 5 भी आपका एक बार। अब 2 2 जा 4, 5 जा कितना होगा, 20 होगा। तो घनमूल आपका क्या निकल कर आ गया, 20 जो है आपका आंसर हो जाएगा। समझे आप कि कैसे घनमूल निकाला जाता है, ये आपका आया था तो मैंने बता दिया। अब जो आपके लेवल पर, डीएलएड के लेवल पर प्रश्न थोड़ा सा घुमा के अब पूछे जाने लगे हैं, वहां कैसा प्रश्न पूछा जाएगा उसको समझिए। मैंने बेसिक चीज को समझा दी कि 3 3 का पेयर बनता है, पर यही चीज स्टेटमेंट में जब आती है तो आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया गया। तो ऐसा नहीं है, चीजों को समझेंगे तो आएगा। जैसे कि प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो है वो कौन सी होगी, संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल के रूप में घन संख्या जो है वो प्राप्त होती है। ये चीज यहां पर समझिए प्रश्न में। अभी तक तो हम जो बात कर रहे थे वो सब वर्ग संख्या के संदर्भ में बात कर रहे थे, पर अभी हमने घन वाला कंसेप्ट जो सीखा उसको यहां पर हम अप्लाई करेंगे। कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे 392 को अगर आप गुणा कर दें तब गुणनफल के रूप में घन संख्या, मतलब ऐसे नहीं है घन संख्या के रूप में है, जब आप गुणा करें उस संख्या को तो वो संख्या आपको बतानी है कौन सी होगी। तो उस संख्या को निकालने के लिए 392 का आप क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए कैसे, 392 किससे काटेंगे, सबसे पहले आप काटेंगे 2 से, तो 2 एकन्नम 2, एक इधर गया, ये लिख के ऐसे गुणा करते हैं, जैसे 2 1 जा 2 ले जाते हैं, शेष एक बचता है, एक इधर रखते हैं तो 2 9 जा 18 जाएगा, अभी एक था ना इसलिए यहाँ पर 18 था, फिर एक उधर जाएगा तो 2 6 जा 12, इस टाइप से। फिर और आगे देखेंगे तो 2 ही से कटेगा 98 बार में, फिर आपका किससे कटेगा, 2 ही से कटेगा 49 बार में, फिर आपका 2 से अब कटेगा नहीं 49, तो 7 से कटेगा, 7 7 जा 49, फिर आपका 7 से एक बार और कटेगा, 7 1 जा 7। अभी मैंने कहा था कि जब भी बात की जाए घन संख्या के संदर्भ में तो आपको 3 3 का पेयर बनाना होता है। यहां पर आप देखेंगे तो 2 का तो पेयर बन रहा है पर 3 का बन रहा है नहीं, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 3 बार आ रहा है, पर 7 तो आपका 2 बार ही आ रहा है। तो आपको एक 7 और अगर मिल जाए तो वो जो संख्या है वो पूर्ण घन हो जाएगी, क्योंकि 2 का पेयर था, 7 का अधूरा है, एक 7 और मिल जाए तो आपका 392 जो है, जो पूर्ण वर्ग की बात की जा रही हो जाएगी। तो बस यही आपका आंसर है कि वो संख्या आपकी 7 होगी जो कि गुणा करने पर 392 को, तो वह छोटी से छोटी संख्या 7 होगी जिसमें आप 392 को गुणा करने पर गुणनफल के रूप में एक घन संख्या जो है वो प्राप्त करेंगे। तो अभीष्ट संख्या बराबर 7 आपका उत्तर हो जाएगा। सरल प्रश्न था, देखने में देखिए स्टेटमेंट कितना कठिन लग रहा था, पर चीजों को आपने समझा तो आपको आसान लगने लगेगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, मैथ कोई कठिन चीज थोड़ा नहीं है। अब घन घनाभ की ही बात आ रही है तो एक प्रश्न आता है घनों की संख्या पर आधारित
उसकी बात करते हैं। प्रश्न आपका आता है और इस टाइप के आप पूर्व के वर्षों में देख भी चुके हैं। प्रीवियस ईयर इसीलिए देखना जरूरी होता है क्योंकि बहुत से प्रश्न प्रीवियस ईयर बेस्ड भी आ जाते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर जरूर देख लेने चाहिए। मैंने तो सारे प्रीवियस ईयर कराए हैं, जबकि 2020 में हुआ था वो भी प्रश्न पूरा पेपर सॉल्व कराया था। तो भुजाएं आपको एक घनाभ की दे रखी है, 5 दे रखी है, 2 दे रखी है और आपको 5 दे रखी है। सभी सेंटीमीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में शॉर्ट में नहीं लिख रहा हूं पर सेंटीमीटर में है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब घनाभ जो है इसमें ऐसे कितने छोटे घनाभ बनेंगे, ऐसे कितने छोटे घनाभ बनेंगे। तो ये आपका जो है वो प्रश्न है। अब मैंने क्या कहा कि घनाभ की संख्याओं पर आधारित ऐसा ही प्रश्न जो है वो आता है। तो ये प्रश्न ऐसा देखने में आपको हो सकता है कठिन लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो घनाभ का यहाँ पर भुजाएं दे रखी हैं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इस घनाभ का निकालेंगे आप आयतन। फिर आप क्या करेंगे कि दूसरा वाला दे रखा है ना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब घनाभ में, तो ये दूसरा यानी कि आपको 2 घनाभ दे रखे हैं, एक छोटा घनाभ है एक बड़ा घनाभ है, और आपको नए घनाभ का आयतन नए घनाभ की संख्या निकालनी है। तो आप क्या करिए, जब एक का आपको ऑलरेडी आयतन दे रखा है, आयतन क्यों दे रखा है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि इसके जो मात्रक है उससे ही आपको समझ में आ रहा है कि सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर ही तो आपका फॉर्मूला होता है, तो उसी से ही तो आपको समझ में साफ साफ आ रहा है कि ये बड़े घनाभ का आयतन दे रखा है। यदि आपको कंफ्यूजन हो, वैसे तो प्रश्न में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि इतने घनाभ में ऐसे कितने छोटे, उससे ही समझ में आ रहा है, पर जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप पूरा पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि नए घनाभ जो है इसकी संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नए घनाभ की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, बड़े घनाभ का आयतन, बड़े घनाभ का आयतन, और भाग कर देंगे किससे, छोटे घनाभ के आयतन से। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, छोटे घनाभ का आयतन। ये आप ध्यान रखिएगा। बड़े घनाभ का आयतन प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा है कितना, 1000, और बटे में आपका ऑलरेडी दे रखा है कितना, छोटे घनाभ का आयतन। तो मैंने क्या बताया, छोटे घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 5 गुणे 2 गुणे 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। चाहे तो आप इस 5 गुणे 2 गुणे 5 को 5 5 25, 25 इंटू 2 50 पहले अलग से सॉल्व करके फिर यहाँ रख सकते थे। चाहे तो आप ऐसे रख के डायरेक्ट भी काट सकते थे। तो अब इसे जब काटेंगे 50 मान लीजिए नीचे आ गया इन सबको गुणा करने के बाद, तो आप काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 1, 5 दूना 10, 0 20 आपका जो है घनाभ उत्तर जो है वो हो जाएगा। तो ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इस टाइप के प्रश्न आपके डीएलएड में भी पूछे गए हैं पूर्व के वर्षों में। तो देखिए अभी तक तो आप नॉर्मल संख्याओं की बात कर रहे थे, पर अगर यही दशमलव में संख्याएं हो जाए तो घबराइएगा नहीं। कई बार क्या होता है दशमलव में आती हैं तो आपको समझ में नहीं आता अब इसको कैसे निकालें, तो उस टाइप का भी एक प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि हर टाइप का प्रश्न यदि आपके दिमाग में होगा तो कैसे भी प्रश्न आएगा आप करके अवश्य जो है वो आएंगे। जैसे प्रश्न में दे रखा है कि किसी घनाकार जो बॉक्स है उसका आयतन प्रश्न में जो है वो दशमलव में दे रखा है। दशमलव में कैसे दे रखा है, जैसे आपको दे रखा है 32.768 मीटर क्यूब, इस टाइप से दे रखा है। इतना दे रखा है तो आपके प्रश्न में केवल पूछ लिया गया भुजा। इतना सरल सा प्रश्न है, अब आप दशमलव में देखकर यहाँ घबराइएगा नहीं। देखिए घनाकार बॉक्स का आयतन दे रखा है, तो मैंने क्या बताया आपको कि अभी तक कि इन संख्याओं का आप निकाल लेते थे, एलसीएम निकाल लेते थे या गुणनखंड निकाल लेते थे, और गुणनखंड करने के बाद 3 3 का पेयर बना लेते थे। तो यहाँ पर बिना दशमलव को लगाए भी आप गुणनखंड करके बाद में दशमलव का उपयोग कर सकते हैं, या तो फिर आप इसका क्यूब चेक कर सकते हैं कि बिना दशमलव के ये किस संख्या का क्यूब है। अब वो कैसे चेक करेंगे, जैसे कि यदि आप देखिए यहाँ पर, तो आप एक संख्या एज्यूम कीजिए 30 आपने मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर 3 का आप क्यूब देखेंगे, 3 3 9 3 27 होता है, और यहाँ पर 32 ही है। तो यहाँ पर जो 30 आपने माना है इससे छोटी संख्या ना होकर थोड़ा सा इससे बड़ी संख्या होगी। अब यहाँ पर 31 हो सकती है, या तो फिर 32 हो सकती है, या तो फिर 33 हो सकती है। अब आप एक एक को गुणा करेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो केवल लास्ट वाली संख्या को देखिए, एक को आप
3 बार गुणा कीजिए तो क्या 1 1 जा 1 इंटू 1 लास्ट वाली संख्या के बराबर आ रहा है? नहीं, तो 31 नहीं होगा। 2 को आप 3 बार कीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 के बराबर आ रहा है बिल्कुल, तो 32 ही आपकी वो संख्या होगी। अब वो दशमलव के नजदीक है या नहीं है वो आपको गुणा करने पर पता चल जाएगा कि 32,768 के कितने नजदीक है। उस आधार पर ऑप्शन से आप छांट सकते हैं, और नहीं अगर ऑप्शन से छांटना चाहते हैं तो जो गुणनखंड विधि से मैंने बताया उस आधार पर भी कर सकते हैं। वैसे आपको मैं बताऊं तो ये आपका, इसको रफ कर देते हैं पहले, तो ये आपका जो है किस इस टाइप से भी प्रश्न में लिखा रहता है 32.768। तो इसको करेंगे कैसे? आप इस प्रकार से ब्रैकेट लगाएंगे और क्यूब रूट यहाँ पर लिखा रहेगा, इस चीज का ध्यान दीजिए क्योंकि प्रश्न में घनमूल लिखा हुआ है। तो अब आप इसको जब ब्रेक करेंगे, मैंने बताया था 32 का है, तो इस अंदर से लिखेंगे 3.2 गुणे 3.2 गुणे 3.2, और नेक्स्ट स्टेप में 3 बार जो चीज आई है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो बचेगा केवल और केवल 3.2 और मीटर में, क्योंकि यहाँ मीटर क्यूब था। तो ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। समझे आप? इसी टाइप का एक प्रश्न मैं आपको और दिखाता हूं, जैसे कि आपका इस टाइप से लिखा हो और यहाँ लिखा हो 1 प्लस 343, और ये आपका क्यूब रूट में मान दे रखा हो और टोटल का भी क्यूब रूट लगा हो। इस टाइप से भी प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पर दशमलव तो नहीं, मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो कैसे 343, सबसे पहले जो बाहर वाला क्यूब रूट है इसको लगे रहने दीजिए, एक ऐसे लिख दीजिए, सबसे अंदर से सॉल्व करना शुरू करेंगे। 343 किसका क्यूब रूट होता है? तो आपको नहीं भी पता है तो आप इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो आपका 7 का क्यूब होता है 343, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 होता है। अब उस 7 गुणे 7 गुणे 7 को जब आप इस क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो बचेगा तो केवल 7, बिल्कुल। तो 1 प्लस 7 होगा, 1 में 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 8, तो क्यूब रूट में 8 होगा। जब इसे बाहर निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 इस टाइप से ब्रेक करेंगे तो बचेगा बाहर केवल और केवल 2। यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। इसी प्रकार एक संख्या दशमलव में भी आती है, उस टाइप का प्रश्न देखिए, जैसे कि आप देखेंगे क्यूब रूट में लिखा हुआ है आपका 0.00172 और क्यूब रूट में लिखा होता है। अब यहाँ पर इतने सारे जीरो देख के घबराना नहीं है आपको, आपको जो संख्या है यह देखना है किसका क्यूब रूट है। तो ये होता है 12 का, 12 गुणे 12 गुणे 12 करेंगे तो 1728 आता है। तो अब आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 जीरो लगे हुए हैं, जब आप ब्रेक करेंगे तो दशमलव के आगे जीरो नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान, मतलब दशमलव जो है उसके उस तरफ दाहिने हाथ पे जीरो नहीं होगा। जब यहाँ पर संख्या जो है उसी के आधार पर जीरो होते तब लगाते, यानी जब अंदर ब्रेक होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, क्यूब रूट तो रहेगा ही रहेगा। इसको जब आप गुणनखंड में लिखेंगे तो 0.12 इंटू 0.12 इंटू 0.12 होगा। कभी कंफ्यूजन हो तो खुद से गुणा करके देख लीजिए, 0.12 इंटू 0.12, तो यही आपकी संख्या प्राप्त होगी। अब आपको मैंने क्या बताया, क्यूब रूट में जो 3 बार होता है उसको बाहर निकालते हैं तो आपका बचेगा केवल और केवल 0.12, यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो सारी चीजें आपके कोर्स में जो भी थी हमने सभी जो है वो देख ली। सबसे पहले नॉर्मल से वर्ग, वर्गमूल, घन, वर्गमूल को हमने देखा, और उसके बाद उस पर स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन देखे, उस पर जो बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हमने देखे। तो जितनी भी चीजें आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक में थी सभी हमने जो है वो कवर कर दी। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे भी पूछते हैं, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। जितने भी चौथे सेमेस्टर के छात्र परीक्षा देंगे उनके साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और इस साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा, कोई भी आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल से तो जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, आपसे एक जो है वो प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है इसी टॉपिक से कि एक घन जो है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा की लंबाई जो है वो क्या होगी? पहला ऑप्शन है आपका 6 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 169 मीटर, तीसरा है 13 मीटर और चौथा है 11 मीटर। और एक क्वेश्चन में ऑप्शन हम और आपके लिए अलग से जोड़े दे रहे हैं, नन ऑफ दीज। तो इन सभी में से कौन सा आंसर सही होगा? सभी लोग सॉल्व अवश्य कीजिएगा, मैंने पहले ही कहा है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ में चीजें नहीं आएंगी। खुद से कोशिश कीजिए और इसको सॉल्व करके वीडियो के मेन कमेंट में आंसर जो है वो बताइएगा। तो आज को में इतने ही रखते हैं। वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर जो है वो कर दीजिएगा ताकि सभी तक जो है वो वीडियो पहुंच सके, जितने भी लोग जो है वो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो देंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। तो आज को में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।